दबाव में अपने आप को महसूस कर रही है। अगर आप संजय निषाद की बात सुने तो वो भी ये बात कहते हैं कि भाई कम से कम 2 सीटें हमें चाहिए, तो 2 और 3 5 सीटें तो ऐसे हो गई। तो यहाँ जो बीजेपी अब तक खुद को कह सकते हैं कि अपने दम पर मजबूत बनाने का प्रयास कर रही थी, वहीं अब वो जो सहयोगी दल है उनके साथ में घिरती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी इस भारतीय जनता पार्टी में जो खलबली मची है, इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, यानी कि कहीं ना कहीं एक निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे और उपचुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई सहयोगी दलों की मांग भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीद में थी कि 10 की 10 विधानसभा सीटों पर वो अपनी पार्टी के तहत प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आएगी, तो वहीं निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से मांग है कि कम से कम 2 से 3 सीटें उपचुनावों में उन्हें दी जाए। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी की तरफ से बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी का नाम भी आगे कर दिया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी मंथन कर रही है कि उपचुनावों में किस रणनीति पर काम किया जा सके ताकि लोकसभा चुनाव का हाल विधानसभा के इस उपचुनावों में ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने पूर्व विधायक नवाजिश आलम को यहां पर प्रत्याशी के रूप में आगे कर दिया है, और ऐसे में ये भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि जयंत चौधरी ने उन्हें आगाह भी कर दिया है कि आप तैयार हो जाइए, आप मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन क्या जयंत चौधरी का जल्दबाजी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ नजर आएगा? क्या जयंत चौधरी ने तैयारी कर ली है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीट देती है तो ठीक, वरना प्रत्याशी तो वो उतार कर ही रहेंगे? तो क्या उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी यहां पर हार का ठीकरा सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ती हुई नजर आ रही है, जहां तय ही नहीं हो पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में टिक भी पाएगी या नहीं, जहां सीएम चेहरे को लेकर लगातार बदलाव की स्थिति भी पैदा हो रही है, इसी बीच में जयंत चौधरी का ये बड़ा ऐलान करना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक बड़ी मुश्किलों के रूप में देखा जा रहा है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सर, 10 विधानसभा सीटों पर अभी तक यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान ना किया गया हो, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ कल मंत्रियों संग बैठक करते हुए नजर आए थे। बैठक में अभी तक तय नहीं हो पाता है, लेकिन जयंत चौधरी पहले ही प्रत्याशी का नाम आगे कर देते हैं। तो क्या जयंत चौधरी ने तय कर लिया है कि इस सीट पर तो चुनाव लड़कर ही रहेंगे? देखिए, जाहिर बात है कि अगर आप आरएलडी को देखें तो बिल्कुल ये दबाव बनाने की स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आती है कि 3 सीटों के ऊपर कम से कम वो मांग कर रहे हैं कि भाई मीरापुर तो हमारी सीट है ही, वहाँ से हमारे जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए, तो ऐसे में वो सीट तो हमारी है। इसके अलावा अलीगढ़ की सीट है, वो एक मांगने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें गाज़ियाबाद की एक सीट है विधानसभा के उपचुनाव की, वो भी वो कह रहे हैं इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप ये स्थिति जो बन रही है वो ये बन रही है कि यहाँ पर बीजेपी काफ़ी दबाव में अपने आप को महसूस कर रही है। अगर आप संजय निषाद की बात सुने तो वो भी ये बात कहते हैं कि भाई कम से कम 2 सीटें हमें चाहिए, तो 2 और 3 5 सीटें तो ऐसे हो गई। तो यहाँ जो बीजेपी अब तक खुद को कह सकते हैं कि अपने दम पर मजबूत बनाने का प्रयास कर रही थी, वहीं अब वो जो सहयोगी दल है उनके साथ में घिरती हुई दिखाई पड़ती है। अगर एक आध सीट ओपी राजभर ने भी मांग ली तो बीजेपी के लिए क्या स्थिति होगी? आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ताकतवर उत्तर प्रदेश में थी, वो लगातार ताकत अब कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ में अब 2024 के परिणाम देखें, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ है उसके परिणाम देखें, तो दोनों में बीजेपी को जो मनचाहे परिणाम थे वो उनको नहीं मिले। इसीलिए बीजेपी की जो ताकत थी, जिस तरह का रुतबा उनका था, वो लगातार कम हुआ है। और आप देखें उपचुनाव में हार के बाद तो लगातार ये बात कही जा रही है कि चलिए 2024 का चुनाव तो बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल पर नहीं जीता, लेकिन उपचुनाव में आखिर हार की वजह क्या थी? बद्रीनाथ में चुनाव हार जाते हैं, हिमाचल में चुनाव हार जाते हैं, बंगाल में 4 सीटें हार जाते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी के ऊपर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई जो
अब जो आला कमान था उसकी जो लोकप्रियता थी क्या वो कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। हर चुनाव जो था हमने देखा कि पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाता रहा है, तो अब क्या पीएम मोदी की जो लोकप्रियता थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो लगातार उभर कर बीजेपी के अंदर सामने आ रहे हैं। और साथ में जो बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, सब में यही बात गूंज रही है कि क्या अब आला कमान कई चेहरों को बदलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि योगी को लेकर भी चर्चा चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा चल रही है और जो बड़े नेता उनको लेकर चर्चा चल रही है। क्योंकि अगर बीजेपी ने अपनी कह सकते हैं संगठन में बदलाव नहीं किया तो उनकी स्थिति में कोई बहुत सुधार आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सर, आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया। जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए दिल्ली में नजर आए थे, उनके साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए भी भूपेंद्र चौधरी नजर आए और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी यहाँ पर सौंपी गई है। तो क्या यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव में हम पिछड़ते हुए नजर आए, और केशव प्रसाद मौर्य का बयान और कदम उठाना क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आता है? देखिए, पूरे का पूरा अगर माहौल देखें तो नज़र ये आता है कि पूरा माहौल जो है वो सीएम योगी के खिलाफ बनता हुआ या बनाया जाता हुआ नजर आता है। आप देखिए, चाहे संजय निषाद हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों या और तमाम नेता हों, वो योगी की जिस तरह की नीतियाँ हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, केशव जो संजय निषाद है उन्होंने बुलडोजर नीति के ऊपर सवाल उठाए, अनुप्रिया पटेल लगातार जो ओबीसी और एससी जो कह सकते हैं इंटरव्यू उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, नौकरी के ऊपर सवाल उठा रही है। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। और साथ में जब जयंत चौधरी जो पश्चिम की कह सकते हैं राजनीति में उत्तर प्रदेश के सबसे अहम चेहरा हैं, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में तो हमने 2 सीटें लेकर आपकी बात मान ली, लेकिन अगर विधानसभा के उपचुनाव होंगे तो इसमें कम से कम हमें 3 सीटें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह कमज़ोर हुई है, तो साथ में उनके सहयोगी दल हैं वो अपने आप को ताकतवर बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति का यही उसूल है कि जब भी आप कमज़ोर होते हैं, आपके साथ ही जो दल होते हैं वो लगातार खुद को ताकतवर बनाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले 2 बार में बीजेपी के साथ जितने भी सहयोगी दल थे, कभी भी आपने ऐसे स्वर किसी का नहीं सुने होंगे। लेकिन जिस तरह बीजेपी कमज़ोर हुई है, उसके बाद से चाहे आरएलडी हो, चाहे निषाद की पार्टी हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे बिहार में आप देखिए, तमाम जगहों पर देखिए जहां पर बीजेपी के साथ में जो सहयोगी दल है वो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से जयंत चौधरी ने ये मांग कर दी है भारतीय जनता पार्टी से कि बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट उनके नाम की जाए, यानी कि वो अपनी पार्टी से प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आएंगे। तो वहीं संजय निषाद ने मांग की है कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट और यहां पर मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट उन्हें दी जाए। संजय निषाद जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए थे, उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया था, संत कबीर नगर से हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब यही संजय निषाद ये भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अयोध्या में हार हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है बुलडोजर वाली राजनीति। अब क्या यही बड़ा कारण सीएम योगी आदित्यनाथ को धराशायी करते हुए नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब इस नीति में बदलाव करना पड़ेगा? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। संजय निषाद ने मनीष ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अयोध्या में हारी है सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाने की वजह से। उन्होंने कहा 100 सालों से यहाँ पर गरीब हर वर्ग यहाँ पर रहता है, लेकिन आपने बिना सोचे समझे बुलडोजर चला दिया और उसके बाद आप धर्म की राजनीति करते हुए नजर आए और ये सबसे बड़ा कारण है। संजय निषाद का अपनी ही पार्टी पर हमला करना क्या दर्शाता है कि अब क्या गठबंधन तोड़ने की फिराक में संजय निषाद नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरीके से आपने संजय निषाद के बयान का जिक्र किया तो उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें यूपी की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली, क्योंकि देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ भी एक दूसरे के आमने सामने उतर आए हैं और कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से दिल्ली में होने वाली मुलाकात के ऊपर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सीएम योगी की कुर्सी जो है वो खतरे में है। और आपने जिस तरीके से कहा कि अयोध्या वाले मामले में, तो अयोध्या में अगर देखा गया कि राम मंदिर को बनाने से पहले, राम मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर तमाम जो लोग रहा करते थे या जिनका जीवन यापन वहाँ से चलता था तो उनको वहाँ से हटाया गया और काफ़ी लोगों को यहाँ पर मुआवजा भी नहीं मिला है। लेकिन सरकार ये दावे ठोकती हुई नजर आ रही है कि सभी लोगों को मुआवजा दिया गया है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो मौजूदा स्थिति में अगर वहाँ पर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर यही स्थिति सामने आती है कि उस दौरान जब यहाँ से लोगों को हटाया गया, उनके यहाँ पर मकान हटाए गए या उनकी जो रोजगार का जरिया था, दुकानें थी, वो हटाई गई, तो यहाँ पर उनको पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ लोगों को तो मुआवजा मिला ही नहीं और कुछ लोगों को जो मुआवजा
मिला है वो कम मिला है। तो इसी आधार पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती हुई नजर आई है और ऐसे में समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतती हुई नजर आई है। तो अब आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर राजनीति करती है तो बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा चुनाव हो चाहे पिछले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म को एक मुद्दा बनाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई है। तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पर कुछ और मुद्दे लेकर आने पड़ेंगे, ऐसे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए हों और जिन पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काम करे या प्रदेश की जो भी सरकार है वो भी यहाँ पर उस पर अमल करती हुई नजर आए। तो अगर इन मुद्दों पर, इन चीज़ों पर अगर अमल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लोगों के बीच इन मुद्दों को लेकर जाएंगे तो शायद आने वाले समय में कुछ स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ सकती है। नहीं तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मजबूत होती हुई नजर आई है, तो आने वाले विधानसभा के उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव 2027 हो, उसमें अखिलेश यादव का रास्ता जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वाकई खतरे में नजर आ रही है। नाज़मीन, भारतीय जनता पार्टी को अब वाकई मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने जिन रणनीतियों पर काम किया वो कारगर साबित होती हुई नजर नहीं आई, और वहीं दूसरी तरफ अब उपचुनावों को लेकर सीटों की मांग करना क्या समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होती हुई नजर आएंगी। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अखिलेश यादव इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि क्या अब अखिलेश यादव की तरफ से सीटों का ऑफर दिया जा सकता है? क्या जो बगावत यहाँ पर दो पार्टियों की तरफ से नजर आ रही है, बेशक आप जयंत चौधरी को ना कहें, क्या संजय निषाद यहाँ पर एनडीए से अलग हटने का फैसला ले सकते हैं अगर सपा की तरफ से ऑफर आता है तो? देखिए, संजय निषाद को देखा जाए तो नाज़मीन इतने मजबूत चेहरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस भारतीय जनता पार्टी में जो खलबली मची है, इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, यानी कि कहीं ना कहीं एक निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है, पावर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जानते हैं अखिलेश यादव भी इस वक्त यहाँ पर सरकार बनाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संगठन में जिस तरीके की यहाँ पर टूट देखने को मिल रही, भूपेंद्र चौधरी ने कल जो है हार की जिम्मेदारी ली है और अपने इस्तीफे की एक बार फिर से पेशकश की है, तो संगठनात्मक रूप से बदलाव होते हुए तो नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हाईकमान यहाँ पर दरकिनार करती हुई नजर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं उन फैसलों से बीजेपी के अंदर भी अब भीतरघात दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हूँ, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली मुझे पसंद नहीं है। संजय निषाद भी वही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी, एनडीए ही नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेता भी योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं और आगामी वक्त में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली जो है उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक सरकार को बचाए रखा जाए, विधायक यहाँ पर बगावत करते हुए नजर न आए। केशव प्रसाद मौर्य को हो सकता है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो तमाम फेरबदल होंगे अब आने वाले वक्त में और यहाँ पर बीजेपी के लिए लोकसभा का चुनाव का जो नतीजा है ये काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जिस तरीके से सियासी फिजाएं बदलती हुई नजर आएंगी, उसी तरीके से संगठनात्मक और सरकार में, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करती हुई जल्द जरूर नजर आएगी और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति भी तैयार करेगी। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी ने प्रत्याशी का ऐलान अभी से कर दिया है, यहाँ पर उनको अलर्ट भी कर दिया गया है कि इस सीट से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मीरापुर विधानसभा सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात जयंत चौधरी की होगी या फिर बगावत होना तय है? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।